आइए स्टूडेंट, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं विच हैव पार्शली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स, जिनके एफ या डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होते हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं इन एटॉमिक स्टेट, चाहे वो एटॉमिक स्टेट में हो, और इन एनी आयनिक स्टेट, चाहे वो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो उनके डी या एफ ऑर्बिटल मुकम्मल हो रहे होंगे। ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट टोटल 58 होते हैं, जिन्हें दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। आउटर ट्रांजिशन, जिन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन, जिन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट टोटल 30 होते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो एफ ब्लॉक हैं टोटल 28 होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स या आउटर ट्रांजिशन। आउटर ट्रांजिशन को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, टिपिकल या नॉन टिपिकल। टिपिकल में 1b शामिल है, उसके बाद 4b से लेके 8b तक तमाम ग्रुप के एलिमेंट्स टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये टोटल जो ग्रुप होते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट के, ये जैसे ना 1a से 8a होते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स के, ऐसे 1b से लेके ये 8b तक होते हैं। लेकिन 1b से 8b के दरमियान में सेकंड और थर्ड बी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा टिपिकल में, क्योंकि जो सेकंड और थर्ड बी है ना, ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। इसके आपने नाम लाजमी याद करने हैं। सेकंड बी में जिंक, कैडमियम, मरकरी है, और थर्ड बी में स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम है। ये 6 एलिमेंट्स नॉन टिपिकल कहलाएंगे, बाकी तमाम जितने भी बचे वो टिपिकल एलिमेंट्स कहलाएंगे। इन्हें नॉन टिपिकल इसलिए कहा जाता है कि इन एलिमेंट्स में जो खूबियाँ हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी नहीं है, और बाकी जो टिपिकल होते हैं उनमें एक जैसी खूबियाँ होती हैं जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट में हुआ करती हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट टोटल 30 होते हैं। इन्हें 3 लिस्ट में रखा जाता है। एक है 3D सीरीज़, ये स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक चलती है। एक 4D सीरीज़ है जो यट्रियम से कैडमियम तक चलती है, और एक 5D सीरीज़ है जो लैंथेनम से मरकरी तक जाती है। हमारे कोर्स में शामिल है स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक तमाम एलिमेंट, जो कि 3D सीरीज़ कहलाती है। इसे 3D इसलिए कहा जाता है कि जब आप इन तमाम की कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो लास्ट में 3D आएगा, तो इनके 3D ऑर्बिटल्स मुकम्मल हो रहे होते हैं। अब आपने 3D जो एलिमेंट्स हैं इनके नाम याद करने हैं। आपने जो नॉन टिपिकल एलिमेंट्स हैं ये तमाम याद करने हैं, जैसे स्कैंडियम है, यट्रियम है, लैंथेनम है, और जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तो आपने तमाम याद कर लिए। इसके अलावा जो आपने याद करना है वो 3D सीरीज़ में स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक तमाम एलिमेंट्स के नाम और उनके एटॉमिक नंबर आपने याद करने हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए बार बार उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है स्कैंडियम 21 से जिंक 30 के एलिमेंट्स याद करने के लिए। देखें, स्केरी, टाइनी, विशियस क्रिएचर्स। स्केरी से मुराद जिन्हें देख के खौफ महसूस हो, टाइनी छोटी छोटी, विशियस नुकसान पहुँचाने वाली, क्रिएचर्स ये मखलूक। तो असल में जिक्र हो रहा है छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बिच्छू, सांप वगैरह, उनका जिक्र हो रहा है। मे फियर, ये डरा सकती हैं। काओ एंड नाइस क्यूट ज़ीब्रा, काओ तक को और इवन एक बहुत प्यारे ज़ीब्रा को भी डरा देती हैं। सांप, बिच्छू वगैरह ना, इसे काओ या ज़ीब्रा भी डरते हैं। खैर, अगर ना भी डरते हो तो हमारा मकसद तो हल हो गया। सेंटेंस तो हमने ऐसे ही याद करना है। स्केरी से आप बनाएंगे स्कैंडियम, टाइनी से टाइटेनियम, विशियस से वेनेडियम, क्रिएचर से क्रोमियम, मे से मैंगनीज, फियर से आयरन, काओ से कोबाल्ट, नाइस से निकल, क्यूट से कॉपर और ज़ीब्रा से जिंक। तो ये हमने स्कैंडियम से जिंक तक तमाम एलिमेंट याद कर लिए तरतीब में। इसका नंबर 21 होता है, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, तो अभी आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब देखें जी, इनर ट्रांजिशन या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के टोटल 28 होते हैं। इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें 4f मुकम्मल हो रहा होता है, और एक्टिनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 5f मुकम्मल हो रहा होता है। इनकी आगे डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है, ना ही इनके नाम आपने याद करने हैं, ना ही एटॉमिक नंबर, कुछ भी नहीं, बस इतना ही याद करना था। स्टूडेंट, जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम याद कर चुके और उनका एटॉमिक नंबर याद कर चुके स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक, तो अब आपको बनानी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने इन तमाम की सीखी हुई है।
और मैं आपको एक ही सिखा देता हूँ, स्केंडियम 21। देखें आप इलेक्ट्रॉन इस अंदाज में फिल करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। यहाँ पे ये 21 पूरे हो जाएंगे। तो हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 में इसे सीखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बनाना। अब देखें यहाँ तक जो ये इलेक्ट्रॉन बनते हैं ना, ये 18 बनते हैं। तो बार बार हम इसे ऐसे लिखने की बजाय ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आर्गॉन 18, और इसके बाद बस हम ये लिखा करेंगे 4s2 एंड 3d1। तो इस लिहाज से आप देख लें, इसके बाद 21 है, आर्गॉन 18, 4s2 3d1 हो गया। 22 आएंगे, 4s2 3d2 हो जाएगा। 23 आएंगे, 4s2 3d3 हो जाएगा। 24 आएंगे जब क्रोमियम में, तो 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। आपने इसे पहले भी पढ़ा हुआ है कि क्रोमियम एक्सेप्शन आती है, ये इसका एक s इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, एक साइड हो जाता है। तो ये एक्चुअली बनेगा 4s1 3d5, ठीक है। और ये इसकी वजह, ये जो D10 सिस्टम होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है D5 से, और D5 ज़्यादा स्टेबल होता है अदर D ऑर्बिटल से। तो D अगर मुकम्मल हो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, D अगर हाफ फील्ड हो तो भी स्टेबल होता है। तो इस लिहाज से क्रोमियम के पास चांस था कि उसका D हाफ फील्ड हो सकता था। अगर वो ऐसे इलेक्ट्रॉन मांग लेता तो उसने ऐसे इलेक्ट्रॉन मांग लिया, इस शक्ल में वो रहेगा। तो ये एक्सेप्शन है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद आगे वही रूटीन में 25 थे मैंगनीज में, 4s2 3d5 हो गए। 26 4s2 3d6 हो गए। 27 4s2 3d7 हो गए। 28 4s2 3d8 हो गए। और 29 में दोबारा प्रॉब्लम आया, ये होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन ये ऐसे रहता नहीं है। इसका एक इलेक्ट्रॉन भी S से D में चला जाता है ताकि D को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सके, और ये इस शक्ल में रहेगा 4s1 3d10। इसके बाद जिंक 4s2 3d10 हो गया। तो अब आपने खासकर ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन माइंड में रखनी है। इसका बहुत चांस होता है यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएं। अब देखें, आप एक चीज़ से बहुत परेशान होंगे अगर आप उसे समझेंगे नहीं। वो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपकी इस चैप्टर में लिखी हुई है, ट्रांजिशन एलिमेंट के चैप्टर में, वो ये नहीं है। बल्कि वो कौन सी कन्फिग्रेशन है, वो ये वाली है जो अब मैं बनाने जा रहा हूँ। तो देखें, आपके इस चैप्टर में जो कन्फिग्रेशन आप टेबल में देखेंगे वो ये वाली होगी। इन्होंने S को बाद में लिख दिया और D को पहले लिख दिया। क्या ये कन्फिग्रेशन गलत है या ठीक है? बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। अब आपने एक चीज़ जहन नशीन कर लेनी है, जब भी आपने किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमेशा ऐसे फिल करने हैं। ये वैलिड कन्फिग्रेशन है इलेक्ट्रॉन फिल करने के हिसाब से। मैंने ऊपर लिख दिया टू फिल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने ऐसे ही सीखी है और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब भी आपने ट्रांजिशन एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, क्योंकि अब हम सीखेंगे इनसे इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होते हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम सीखेंगे, इनके आयन बनाना सीखेंगे, तो आपने कन्फिग्रेशन को ऐसे लिखना है। जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करने हो इसी अंदाज में फिल होंगे जैसे आपने फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है, स्कूल पब्लिक स्कूल वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन जब आपने रिमूव करने हैं तो आपने D को अंदर ले जाना है, S को बाहर लिखना है, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। क्यों? तो एक रूल है, इन D ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिमूव फ्रॉम S। D ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले S से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर D की बारी आती है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन पहले S से क्यों निकलते हैं? हालांकि S तो अंदर होता है। अगर आप कन्फिग्रेशन नॉर्मल बनाएं तो S अंदर होता है, फिर D आता है। तो पहले D से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, फिर S से निकलने चाहिए। लेकिन पहले S से क्यों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये रूल क्यों बन गया और ट्रांजिशन एलिमेंट इस रूल को क्यों फॉलो करते हैं? तो मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप किसी दुकान पर जाएं और आपने शुगर परचेज़ करनी है, तो दुकानदार के पास दो बैग हैं, एक बैग ओपन है और एक बैग भरा हुआ है, वो बंद है, बैग 2 बैग 1। तो इस बैग में थोड़ी सी चीनी मौजूद है और ये बैग ओपन है और ये फुल भरा हुआ है और ये पैक्ड है। तो शॉपकीपर क्या करेगा, वो जो ओपन बैग है जिसमें थोड़ी सी चीनी मौजूद है, यहाँ से आपको वो डाल के देगा, यहाँ से यूज़ करेगा ना। और ये वाला बैग वो उस वक्त तक टच नहीं करेगा जब तक ये खाली ना हो जाए। ऐसे ही है ना। तो आप वहाँ तो क्लेम नहीं करते कि हमें तो इस वाले बैग से चीनी निकाल के दो, ये नहीं हमने लेनी, ऐसा आप नहीं करते, क्योंकि उसे आसानी है कि पहले जो ओपन बैग है उसमें से चीनी को ख़त्म करे, बाद में दूसरे को खोले, उसके लिए आसानी है। यही ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए आसानी है। S में इलेक्ट्रॉन थोड़े होते हैं
और डी में इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, तो एटम के लिए आसान नहीं है कि पहले एस को खाली कर दें फिर अगर मजबूरी हो तो डी से इलेक्ट्रॉन निकालें। तो जब आप उस शॉपकीपर को कुछ नहीं कह रहे, उसे अलाउ कर रहे हैं उसकी आसानी के लिए, तो फिर इन्हें क्यों कह रहे हैं, इन्हें भी अलाउ करें। तो ये भी एस से इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लेंगे, उसके बाद डी की बारी आएगी, ठीक है। तो इस लिहाज से अब हम इनके इलेक्ट्रॉन ना फिल करते हैं। डी को मैंने ओपन कर दिया। आप जानते हैं डी 5 किस्म के होते हैं और एस तो एक ही किस्म का होता है। तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने ऐसे बना लिया, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने ऐसे बना लिए, ठीक है। इस लिहाज से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसके डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने सेपरेट बनाने हैं, ये जो रूल हम फॉलो करते थे उन रूल के मुताबिक। इसके डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, आपने ऐसे बना लिए, और इसमें 2 हैं। इसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे बनाएंगे विथ सेम स्पिन सेपरेट, डी 5 है और ये S2 है। डी 6 है, अब पेयरिंग शुरू होगी डी में। डी 7 है, 6 7 और ये इसमें 2 है। डी 8 है, और ये इसमें 2 है। डी 10 है, डी मुकम्मल हो गया तो पहले सेपरेट ऐसे, उसके बाद ऑपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग, ये सारे मुकम्मल हो जाएंगे। एस में 1 और ये डी 10 है, एस में भी 2 हैं, ये मुकम्मल तौर पे फिल है, ठीक है। मैंने इसी कन्फिग्रेशन को डिटेल में ऐसे बना लिया, इससे हमें बहुत सी चीज़ें समझने में मदद मिलेगी। तो पहली चीज़ जो आपने अब इसमें याद रखनी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद सिखा रहा हूँ। स्कैंडियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, 1, ठीक है। डी में 1 है चूंकि उसका, तो आपको डी के भी पता हो और एस के भी पता हो, टोटल भी पता हो। तो 1 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरे में आ जाए, टाइटेनियम में कितने बनेंगे, 2। वेनेडियम में कितने बनेंगे, 3। क्रोमियम में कितने बनेंगे, आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 बनेंगे ना। मैंगनीज में कितने बनेंगे, 5। आयरन में कितने बनेंगे, पेयरिंग स्टार्ट हो गई डी वालों की, 1 2 3 4, आयरन में 4 रह गए। कोबाल्ट में कितने बनेंगे, 3। निकल में कितने बनेंगे, 1 2, और कॉपर में कितने बनेंगे, 1, और जिंक में कितने बनेंगे, 0। तो जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 22 फाइंड इट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपने इस अंदाज में कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस एटम में कितने हैं। इस लिहाज से देखें, 2 ऐसे एटम हैं जिनके एस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो ये भी पूछ सकते हैं कौन से एटम है जिसके एस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो या तो क्रोमियम है या वो कॉपर है, बाकी तमाम के एस मुकम्मल है और डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। इसी लिहाज से वो पूछ सकते हैं कि D5 सिस्टम किसका है, जिसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्रोमियम का भी D5 सिस्टम है, मैंगनीज का भी D5 सिस्टम है। भाई D10 सिस्टम किसका है, तो कॉपर का भी D10 सिस्टम है और जिंक का भी D10 सिस्टम है, ठीक है। तो D5 सिस्टम वाले भी आपको नज़र आ रहे हैं और D10 सिस्टम वाले भी। D5 सिस्टम वाले क्रोमियम एंड मैंगनीज, क्रोमियम एंड मैंगनीज, और D10 सिस्टम वाले कॉपर एंड जिंक। इनके डी में 5, इनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं ज़रा ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने इनकी कैसे निकालनी है, कैसे याद रखनी है। तो भाई 3 एटम में हमारी मजबूरी है ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद करनी पड़ेगी। वो 3 एटम है मैंगनीज, आयरन एंड कॉपर। तो मैंगनीज, ये मैं इसे सर्कल कर रहा हूँ, आयरन एंड कॉपर, ये हमारी मजबूरी है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी याद करनी पड़ेगी। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बुक में मेंशन है 1, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बुक में मेंशन है 1, और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी बुक में मेंशन है 1। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो बुक में मेंशन हो गई कि 1, ये तीनों शो करते हैं। अब हमारी मजबूरी है कि आपने इन्हें 1 के हिसाब से याद करना है। तो 3 ऐसे एटम हैं जो कि 1 शो करते हैं, मैंगनीज, आयरन एंड कॉपर, ठीक है। इस लिहाज से ये 1 शो करते हैं कि मैंगनीज देखें, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन एस का दे दे तो फिर ही 1 शो करेगा ना, तो फिर एस हाफ फील्ड रह जाएगा। हाफ फील्ड वाले भी स्टेबल ही होते हैं इसलिए शो कर सकते हैं। अब इस लिहाज से देख लें,
आयरन कैसे शो करेगा, अगर ये डी का एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो डी हाफ फील्ड रह जाएगा ना 5 इलेक्ट्रॉन, तो हाफ फील्ड वाले भी ज़रा स्टेबल होते हैं। इस लिहाज से देखें कॉपर कैसे शो करेगा 1, क्योंकि कॉपर एक अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे एस खाली हो जाता है, डी मुकम्मल हो जाता है, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे के 1 शो कर देते हैं, ये 3 एटम, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी तमाम हम अपने कॉन्सेप्ट से बना लेंगे। हम शुरू करते हैं जी स्कैंडियम से। आप देखें स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन, इसके डी में एक है, एस के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये एस के 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है 2, या ये डी का एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, टोटली 3 तक जा सकता है मैक्सिमम, 3 से आगे स्कैंडियम नहीं जा सकता। टाइटेनियम या तो ये एस के 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या डी का एक दे सकता है, या डी के दोनों दे दे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, तो 4+ तक जा सकता है, इससे मैक्सिमम ही नहीं जाएगा। अब आ जाए जी वैनेडियम, ये एस के 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले दे सकता है, फिर डी का 1 2 3, टोटल ये कहाँ तक जा सकता है 2 and 3 5, ये 5 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब आए जी क्रोमियम, तो टोटल 6 तक जाएगा ना, 2 3 4 5 6, तो क्रोमियम टोटल 6 तक जाएगा 2 से लेके। इसके बाद देखें ये आ गया मैंगनीज। मैंगनीज कहाँ तक जा सकता है, एस के 2 दे सकता है और डी के 5 दे सकता है, तो 2 3 4 5 6 and 7, ये 7 तक जाएगा। तो मैंगनीज देखें 1 भी शो कर रहा है, इसकी मिनिमम भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम भी है, मैंगनीज की मैक्सिमम 7 होती है। आयरन पे आ जाए, अब आयरन की 1 तो है हमने याद कर ली, इसके अलावा एस से 2 से दे सकता है, डी से 1 2 3 4 5 6, डी में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एस से 2 दे सकता है 3 4 5 and 6, मैक्सिमम ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाएगा। ये डी के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं देता, डी के 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एस के 2 दे सकता है, 6 तक जाएगा। अब क्यों, ऐसा क्यों है? तो अब एक बहुत अहम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अहम चीज़, जब भी डी में पेयरिंग हो जाए तो फिर डी के इलेक्ट्रॉन नहीं निकला करते। डी के हमेशा वो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जो अनपेयर्ड हो, पेयर्ड निकालना बहुत मुश्किल है, लिहाजा आयरन 4 डी के इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 एस के, 6 तक जा सकता है, ठीक है। डी के पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, इस लिहाज से देखें जी नेक्स्ट कोबाल्ट, एस के 2 दे सकता है, डी के कितने देगा, डी के 3 दे सकता है, तो 2 भी दे सकता है, 3 4 5, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 2 and 3 5 तक जाएगा। अब आ जाए नेक्स्ट निकल, कहाँ तक जाएगा, अब आप खुद सोच के बताएं, ये 4 तक जाएगा, ठीक है। 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, और मैक्सिमम 4। मैक्सिमम बहुत अहम है, मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी मैक्सिमम है, आयरन की मैक्सिमम कितनी है, कोबाल्ट की मैक्सिमम कितनी है, इस अंदाज से। अब आए जी कॉपर, 1 तो मैंने आपको याद करवा दी कि 1 आपने वैसे ही याद कर लेनी है, इसके अलावा ये 1 ही दे सकता था ना, लेकिन कॉपर की तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अलावा भी होती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको कॉपर को ओरिजिनल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जैसे ये था ओरिजिनली, ये हमारी मजबूरी है। ओरिजिनली ये ऐसे था ना, D9 सिस्टम था और एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब आपको ऐसे बनाना पड़ेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप मुकम्मल बना पाएंगे। तो ये मैक्सिमम डी से 1 दे सकता है क्योंकि ये तो पेयर्ड है सारे, और एस से 2 दे सकता है, तो ये 2 और 3 मैक्सिमम 3 तक जा सकता है। और जिंक ये सिर्फ एस से 2 दे सकता है और डी तो इसका मुकम्मल है, तो ये 2 तक जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको कॉपर को इस अंदाज में भी लिखना पड़ा, आपको कॉपर में पहले हमने इस अंदाज में लिखा था, असल तो यही है, असल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉपर की जब भी आए आपने यही बनानी है 4s1 and D10, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 तक जाती है, ये समझाने के लिए मजबूरन ऐसी बनानी पड़ी। स्टूडेंट हमने चूँकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जान ली, तो आपने देखा कि 2+ तो तमाम ही ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज़ के शो करते हैं, सब 2+ बनाते हैं, आलमोस्ट 3+ भी सब बनाते हैं, ये जिंक के अलावा। जिंक बस 2+ बना सकते हैं और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। तो हम 2+ से बना के इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं कि अनपेयर्ड कितने इनके पास बचते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप स्कैंडियम 2+ बनाएंगे तो इसके पास ही एस से पहले 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा निकालने हैं, तो ऐसे 2 निकल के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे 1। अगर आप स्कैंडियम 3+ बनाते तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचते अनपेयर्ड, कोई भी ना बचता 0। तो अब आपको इनके आयंस के भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मालूम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम, आप टाइटेनियम 2+ बनाएं तो ये पहले ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा,
तो इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। आप टाइटेनियम 3+ बनाएं, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे अनपेड? 2 ऐसे पहले निकाल लें, एक डी से, एक बचेगा। आप टाइटेनियम 4+ बनाएंगे जब, तो कितने बचेंगे? 0। अब आ जाए वेनेडियम 2+ बनाएं ज़रा। तो पहले हमेशा एस से 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, उसके बाद डी की बारी। तो यहाँ से 2 निकल के बाकी कितने बचे? 3। वेनेडियम 3+ बनाया ज़रा, कितने बचेंगे? 2 यहाँ से, एक यहाँ से, बाकी 2 बचेंगे, एंड सो ऑन। वेनेडियम 4+ बनाएंगे तो 1 बचेगा, वेनेडियम 5+ बनाएंगे तो 0। अब आए ज़रा क्रोमियम 2+ बनाइए ज़रा। तो जब आपने यहाँ से एक ऐसे निकाल दिया, एक यहाँ से, बाकी कितने बचे? 4। क्रोमियम 2+ पे 4 हैं, और क्रोमियम 3+ पे कितने बचेंगे? 3 निकाल दिए, बाकी 3 बचे। तो क्रोमियम 3+ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बाकी बचते हैं। मैंगनीज 2+ बनाइए ज़रा। 2 ऐसे निकाल दिए, बाकी कितने बचे? 5। और मैंगनीज 3+ बनाइए ज़रा। तो 2 यहाँ से, एक यहाँ से, बाकी बचे 4। आयरन पे आ जाए। आयरन का कोई भी गिवन आयन आपको दे दिया जाए, Fe2+ बनाइए, कितने बचेंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं तो ऐसे 2 निकल जाएंगे पहले, बाकी कितने बचेंगे? 1 2 3 4। और Fe3+ बनाइए ज़रा। अच्छा, जब आप Fe3+ बनाएंगे तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है जो आप यहाँ पे अक्सर गलती कर सकते हैं। Fe3+ में प्रॉब्लम क्या आएगा? देखें, बहुत अहम चीज़ है। प्रॉब्लम ये आएगा कि जब आपने से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो भाई 2 तो ऐसे निकल जाएंगे, और एक आपने डी से रिमूव करना है। तो जब आप डी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे और 2 ऐसे निकाल लेंगे तो बाकी कितने बचे? 1 2 3 अनपेयर्ड बचे ना। लेकिन ये जो डी वाला पेयर्ड है ये फ़ौरन ही अनपेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है रूल कि जब भी एक जैसे ऑर्बिटल दस्तियाब हों इलेक्ट्रॉन हमेशा अनपेयर्ड रहते हैं। हुड्स रूल पढ़ा है ना, तो हुड्स रूल के मुताबिक फ़ौरन ही ये अनपेयर्ड हो जाएगा। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3 नहीं आपने लिख देने, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो Fe3+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने आपको नहायत ही अहम चीज़ सिखाई है, रूटीन में आप इसे गलत कर सकते थे। अब आए जी कोबाल्ट। अगर आप कोबाल्ट 2+ बनाएं तो क्या होगा? ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बाकी कितने बचे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। आप ये निकल 2+ बनाएं तो ये इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए। आप बनाएं कॉपर 2+, के बाकी एक ही बचेगा ना। आप बनाएं जिंक 2+, तो इसमें 0 बचेगा। तो लास्ट वाले ना आयरन के बाद 3+ बुक में शो नहीं किए गए, बस 2+ शो किए गए हैं, तो हम भी वही करेंगे। अगर आप 3+ किसी का बनाना चाहें ना तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। 3+ में ना जैसे कोबाल्ट का आप बनाना चाहते हैं तो 2 ऐसे निकलेंगे, एक डी से निकलेगा। जैसे ही एक डी से निकलेगा ये खाली हो जाएंगे ना, डी के जो पेयर हैं फ़ौरन ही अनपेयर्ड हो जाएंगे, और जैसे ही अनपेयर्ड होंगे तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। निकल 3+ अगर आप बनाना चाहें, लेकिन वो बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बुक में नहीं है। 2 ऐसे निकलेंगे, एक डी से निकलेगा। जैसे ही डी खाली होगा ये वाला यहाँ पे आके अनपेयर्ड हो जाएगा, तो इसके 3 होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में। आप इस हिसाब से कोई भी बना सकते हैं, लेकिन आयरन तक ये 3 प्लान बनाए गए हैं बुक में, इसके बाद ये 2+ ही बनाए गए हैं। तो हम भी ये आसानी के लिए 2+ ही याद रख लेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको सिखाया कि किसी भी एटम से जब आप आयन बनाते हैं उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आपको मालूम होने चाहिए कितने हैं। स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपके सामने डिफरेंट आयंस बनाए हैं 2+ वाले और 3+ वाले, तो हम देखते हैं इनमें किन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, और हम इनका पैरामैग्नेटिक ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्योंकि ना नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा हो उतना केमिकल पैरामैग्नेटिक होता है, मैग्नेट की जानिब अट्रैक्ट होता है। तो मैंने डिफरेंट ऑर्डर बना दिए। अब आप देखें, ये मैंगनीज 2+ 5 और ये Fe3+ 5। तो मैंगनीज 2+ और Fe3+ में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, और ये सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक आयंस होंगे। इसके बाद देखें 5 के बाद 4 वाले, आप देखें ये Fe2+ 4 वाला है, और मैंगनीज 3+ भी 4 वाला है। तो Fe2+ अगेन और मैंगनीज 3+, यहाँ भी आयरन और मैंगनीज है, यहाँ भी आयरन और मैंगनीज, इनके नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 भी हैं। अगर ये Fe2+ बनाएंगे या मैंगनीज 3+ बनाएंगे। इसी तरह ये 4 वाला आप क्रोमियम 2+ अगर बनाए ना, तो क्रोमियम 2+ में भी 4 हैं, तो ये भी पैरामैग्नेटिक ज़्यादा होगा। अब 3 वाले आप काउंट कर लें, ये क्रोमियम 3+ है, इसमें 3 हैं,
वेनेडियम 2+ है, इसमें भी 3 होते हैं, वेनेडियम 2+ भी आप बना सकते हैं। और इसके अलावा आप बना सकते हैं ये कोबाल्ट 2+, देखिए कोबाल्ट 2+ में भी 3 हैं। तो ये ऐसे आयन हैं जिनमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद 2 वाले आप बहुत सारे बना सकते हैं, टाइटेनियम 2+ है, ये बना सकते हैं, वेनेडियम 3+ है, ये बना सकते हैं, निकल 2+ है, ये बना सकते हैं, एंड सो ऑन। कोई और भी हो सकता है, उसमें 2 होंगे। फिर आप 1 वाला देख सकते हैं, 1 वाला स्केंडियम 2+ था, वो आप बना सकते हैं। कॉपर 2+ है, ये आप बना सकते हैं। टाइटेनियम 3+ है, ये वाला ये आप बना सकते हैं। इसके अलावा 0 वाले देखें, जिंक 2+ है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन बचा अनपेड, स्केंडियम 3+ है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन बचा अनपेड। तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होंगे, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो पैरामैग्नेटिक नहीं होते। लेकिन जो मैक्सिमम वाले हैं वो ये वाले होंगे, और जो मिनिमम वाले हैं वो ये वाले होंगे। तो किसी भी गिवन आयन में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। अभी हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट देखें, मैंने एलिमेंट लिखे हैं और मैं आपको एक क्विक मेथड सिखा रहा हूँ नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन निकालने का, क्योंकि हमारे पास ना पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखें। तब आपने इसे समझना है कि जब आपको किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर याद है, तो एटॉमिक नंबर में जो उसके लास्ट में डिजिट आ रहा है, असल में वो उसके डी इलेक्ट्रॉन हुआ करेंगे। तो जो स्केंडियम है ये D1 सिस्टम है, इसके D में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। टाइटेनियम D2 सिस्टम है, इसके D में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। वेनेडियम के D में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और ये क्रोमियम है, इसमें एक्सेप्शन है, इसे मैं छोड़ रहा हूँ अभी। मैंगनीज D5 सिस्टम देखें, लास्ट में 5 है ना, तो इसके D में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आयरन के D में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कोबाल्ट के D में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। निकल के D में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कॉपर में भी एक्सेप्शन है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक्सेप्शन है। और जिंक के डी में जिसके लास्ट में 0 आया तो वो 10 हो जाएगा। तो ये रैपिड मेथड है, कैसे आप फौरन जान लेंगे कि इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। आपने देखा एटॉमिक नंबर लास्ट में जो डिजिट आ रहा है वो उसके डी के इलेक्ट्रॉन हुआ करेंगे, और जो पहले डिजिट आ रहा है वो उसके एस के इलेक्ट्रॉन हुआ करेंगे। ठीक है, इन तमाम के एस में 2 आएंगे क्योंकि पहले डिजिट आ रहा है इसका। इसके भी एस में 2 हैं, 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 और जिंक के भी एस में 2 हैं। तो मैंने आपको रैपिड मेथड सिखाया। बार बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इतनी डिटेल में लिखने की बजाय आपने टाइम सेव करने के लिए क्या करना है भाई, जो एटॉमिक नंबर है, जैसे टाइटेनियम 22 है या वेनेडियम 23 है, जो लास्ट वाला डिजिट होगा ये होंगे डी के इलेक्ट्रॉन, और जो शुरू वाला डिजिट होगा ये होंगे एस के इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला डिजिट 3 है, ये D3 सिस्टम है, और एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन इनमें आएंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है और इसमें एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन इस लिहाज से है कि इसके लास्ट में D4 बन रहा है, तो इसे D4 होना चाहिए था, और इसके एस में 2 होने चाहिए थे। लेकिन ये ऐसे रहता नहीं, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, होना ऐसे चाहिए था, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन ये ऐसे हो जाता है। तो ये तो आपने ख्याल रखना है। और इस वाले में देखें कि क्या होना चाहिए था, D9 सिस्टम होना चाहिए था, इसके एस में 2 होने चाहिए थे, लेकिन ये भी ऐसे नहीं रहता, ये इसके एस में 1 रह जाता है और इसके डी में 10 हो जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन के अलावा जो मैंने आपको फार्मूला बताया ये आपकी बहुत मदद करेगा टाइम सेव करने के लिए। इसके बाद ग्रुप नंबर, मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल लेना, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, उसमें आपने 2 ऐड करके उस एटम का ग्रुप बता देना है। फॉर एग्जाम्पल स्केंडियम के डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, आपने इसमें 2 खुद से ऐड किया, ये हो गया जी 3B, ये B होते हैं तो थर्ड B का है। टाइटेनियम के D में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4B का होगा। वेनेडियम कितना है, D में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 5B का होगा। क्रोमियम दोबारा इसे फॉलो नहीं करेगा, बाद में देखेंगे। मैंगनीज कौन से का होगा, 5D में है तो 2 ऐड किया 7B का होगा। आयरन क्या है, 6 है ना, D में 2 ऐड किया 8B का होगा। कोबाल्ट D में 7 है, 2 ऐड किया 9B होगा, तो 9B तो होता नहीं है, B 8 तक होते हैं, तो फिर जब 9 है तो 8 ही लिखना है, ये भी 8B का होगा। और ये निकल D 8 है, इसमें 2 ऐड किया 10 बनाना, 10 भी 8B का होगा। तो जब आपका आंसर 8, 9, 10 आए तो आपने 8B ही बनाना है। इसमें आंसर 8 आया था, इसमें 9 आया था, इसमें 10 आया था, आपने उसे 8B ही बताना है। कॉपर में दोबारा एक्सेप्शन है, फार्मूले से नहीं बनेगा। इसके बाद आ जाए जी जिंक, जिंक के D में 10 है ना, तो 2 ऐड करेंगे 12 आएगा। जब 12 आएगा तो आपने इसे सेकंड B लिखना है,
12 भी नहीं होता तो सेकंड भी लिखना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जो एक्सेप्शन थी वो हम देख लेते हैं। ये D5 सिस्टम था, तो आपको इसे ओरिजिनल ऐसे बनाना पड़ेगा जैसे ये पहले था। तो जब आप इसमें D4 सिस्टम समझ के इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 6B का होता है क्रोमियम, और कॉपर को भी अगर आप ओरिजिनल बनाएं तो फिर फार्मूला वैलिड हो जाएगा। 9 में 2 ऐड करें 11, 11 की जगह आपने 1B लिखना है, तो कॉपर है 1B का। इस अंदाज में आप इनके ग्रुप भी याद कर सकते हैं, कौन सा एटम किस ग्रुप का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई स्कैंडियम 3B से क्यों शुरू हुआ। देखें, ये स्कैंडियम से शुरू होती है सीरीज। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो जब ये सीरीज स्कैंडियम से शुरू होती है तो इसे 1B का नाम क्यों नहीं दिया, इसे 3B क्यों बोला। इसकी वजह ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पर है। आप देखें ना, स्कैंडियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 बनाता है मैक्सिमम, तो इसे 3B बोला गया। टाइटेनियम मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसे 4B बोला गया। वेनेडियम मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसे 5B बोला गया, एंड सो ऑन। तो ये इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पर है। आगे फिर क्रोमियम 6, इसे बोला गया। मैंगनीज देखें मैक्सिमम 7 तक जा रहा था, आपने जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाई थी तो ये इसे 7B बोला गया। 7B के बाद नेक्स्ट जितने भी आएंगे ये तीनों, इन्हें 8B कहा गया है। ये 8B से ज़्यादा नहीं बढ़ाए गए क्योंकि नॉर्मल एलिमेंट भी 1A से 8A तक बनाए गए थे। आप जानते हैं ना, ये नॉर्मल एलिमेंट्स 1A से 8A हैं, आपने उनके नाम भी याद किए हैं ग्रुप नंबर के हिसाब से। तो सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए, सिमेट्री बनाने के लिए पीरियोडिक टेबल में B वाले भी 8 बनाए गए हैं, तो बाकी जितने भी ग्रुप बचे उन्हें 8B कह दिया गया। और कॉपर जो है इसे 1B क्यों कहा जाता है, हालांकि लास्ट में, और जिंक को 2B क्यों कहा जाता है, तो भाई आप इनके इलेक्ट्रॉन देख लें। कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही है ना लास्ट में, S में, और जो जिंक है इसका D मुकम्मल है, तो इसीलिए 2B, क्योंकि ये S से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कॉपर के S में एक है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 1B, और जिंक S से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है 2B। तो ये जो इनकी ग्रुपिंग की गई है ना, इनके नाम दिए गए हैं 3B, 4B, 5B, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पर दिए गए हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आपको सिखाने हैं कि आपको कभी भी कोई गिवन एलिमेंट आ जाए और उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली जाए, या आपको कोई भी गिवन एलिमेंट या आयन आ जाए उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लिए जाएँ, नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन पूछ लिए जाएँ, नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन पूछ लिए जाएँ, तो आपने सबसे पहले उस एटम का एटॉमिक नंबर याद करना है। अगर आपको उस एटम का एटॉमिक नंबर याद हुआ आप फ़ौरन जवाब दे लेंगे। ये आयरन 26 होता है, इसका क्या मतलब है, ये D6 है और S2 है, तो आपने D5 टाइम बनाया S एक बार, S में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और D में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 रैपिडली आपने बना लिया, कोई कन्फिगरेशन डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखें, ये S से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पहले S से ही देते हैं, और ये D से 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि D जब पेयर हो जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जा सकते, इसलिए इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी, 6 बनेगी। जिंक आ जाए, जिंक है 30 इसका एटॉमिक नंबर, इसका क्या मतलब है, इसके S में 2 हैं और D में कितने हैं, D इसका मुकम्मल है, D10 सिस्टम है, तो इसके S से 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही बननी है। कोबाल्ट में आ जाए, एटॉमिक नंबर 27 है, 27 से क्या मुराद है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है और D में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप जुबानी बता दिया करेंगे। इसका मतलब इसके S से 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और D से कितने जा सकते हैं, 3, मैक्सिमम इसकी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। निकल आ जाए, इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो इसका क्या मतलब है, इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन है और D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे अंदाजा हो रहा है, लास्ट वाला डिजिट देख लेना है, जो हो उतने D के इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले वाला डिजिट जो हो उतने S के इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर उसके अलावा। अब आप देखें इसके कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 S से और 2 D से, क्योंकि D के जब पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाए वो नहीं निकलते, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4 होगी। क्रोमियम पे आ जाए, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, तो इसका क्या मतलब है कि इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और D में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन फिर कन्फिगरेशन में इसके
चेंज आ जाती है कि एक ऐसे इलेक्ट्रॉन ये डी में चला जाता है, D5 हो जाता है और एस में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। खैर ऐसे भी आप देख लें तो इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना एक ऐसे, और डी से 5, ये +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मैंगनीज एटॉमिक नंबर इसका होता है 25। आप देखें एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और डी में कितने आएंगे, डी में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना ये जो लास्ट में डिजिट होते हैं डी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्रोमियम के अलावा और कॉपर के अलावा। तो आप देख लें यहाँ पे 2 ऐसे दे सकता है, 5 डी से मैक्सिमम +7 तक ये जाएगा। और आपने पढ़ा है ना इसका कंपाउंड KMnO4, इसमें मैंगनीज +7 पे ही होता है। आप देख लें स्कैंडियम इसका नंबर 21 है, तो इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 और डी में 1, तो एक डी से दे सकता है, ऐसे 2 ये +3 तक जाएगा। देखें एलिमेंट या आइन में अगर आपको कोई गिवन एलिमेंट या आइन दे दिया जाए और उसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपने निकालने हो, तो आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, उस आइन के डायरेक्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन ही निकाल लेने। पहले आपने उस एटम को देखना है, उसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। आयरन है 26, इट मीन्स कि ये सिस्टम है क्या। अभी मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, तो इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये ऐसे है। अब आपने इसे बनाना है 2+। जब आप इसे 2+ बनाएंगे तो पहले तो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बाकी इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास। ठीक है, इस अंदाज में आपने बनाने हैं। निकल 2+ है, लेकिन आपने निकल 2+ बनाने से पहले निकल कौन सा बनाना है, निकल एटम बनाना है। इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके डी में 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपने 8 बना लिए। 2+ मीन्स के एस के 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बाकी डी के काउंट करें कितने बचे, इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, कोबाल्ट का नंबर होता है 27, आपने इसका डी बनाना है और एस बनाना है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और डी में कितने होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब ये 2+ बनाएगा 2 एस के इलेक्ट्रॉन दे देगा, बाकी कितने बचे, इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, स्कैंडियम 3+ है, तो स्कैंडियम का नंबर होता है 21। इसका मतलब क्या है, इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1 है ना लास्ट में, तो D1 सिस्टम है ये, और एस में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये 3+ जब बनाएगा 2 एस के दे देगा, एक डी का। इसके पास कितने बचे, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन बचे। टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। ये अगर आपको याद हो आप फ़ौरन जवाब दे देंगे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, एस में कितने, एस में 2, डी में भी 2। जब 3+ आपने बनाया इसका, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा 2 एस के, एक डी का, बाकी कितने बचे, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा। मैंगनीज 2+ और मैंगनीज एटम हम दोनों के देख लेते हैं। मैंगनीज एटम, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। इसका क्या मतलब है, D5 सिस्टम है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, D5 सिस्टम है। तो जब आप मैंगनीज को देखेंगे एटॉमिक फॉर्म में, तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5। लेकिन जब आप इसी मैंगनीज को 2+ में देखेंगे तो ये एस के 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बाकी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास अभी भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक हो गया। निकल 28, ये एटॉमिक फॉर्म में है, तो अभी हमने इसकी आयनिक फॉर्म देखी थी। एटॉमिक फॉर्म में इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एस में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2। इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है। आयरन 26, एटॉमिक फॉर्म में हम देखेंगे, हमने आयनिक फॉर्म में से देख लिया है, तो इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। मुझे कैसे पता चला इसके डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके लास्ट में 6 आ रहा है और एस में कितने हैं, 2 हैं। तो आप देखें इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एटम के अनपेड इलेक्ट्रॉन जान सकते हैं, किसी भी आयन के अनपेड इलेक्ट्रॉन जान सकते हैं, किसी भी एटम के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको निकालनी आनी चाहिए। आइए स्टूडेंट हम देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड जो कि कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। तो हम बहुत सी एग्जांपल पढ़ेंगे कि ये वो रिएक्शन जिनमें ट्रांजिशन एलिमेंट या उनके कंपाउंड बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले रीज़न कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है। तो 3 इसकी मेन रीज़न है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन आती है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन देने की वेरिएशन की वजह से ये डिफरेंट
अंदाज में दूसरे केमिकल के साथ ना बाइंडिंग कर सकते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, इनके डी ऑर्बिटल वेकेंट भी होते हैं, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी इनके साथ बाइंडिंग बना सकता है टेम्परेरी तौर पर। और लार्ज सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होने का मतलब है दे एब्जॉर्ब गैसेज इन इंटरस्टिसेस, इनके दरमियान में पोर्स होते हैं या इंटरस्टिसेस होते हैं जिसमें गैसेज आके एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वहाँ पे वो गैसेज एक्टिवेट हो जाती हैं। स्मॉल गैसेज जैसे हाइड्रोजन है, और वो जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये फैसिलिटेट करते हैं उनके रिएक्शन को। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। अभी कौन कौन से रिएक्शन में बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, आइए डिस्कस करते हैं। आपने अपनी बुक में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बहुत सी एग्जांपल देखे हैं जिनमें ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो आपने देखे हैं और ऑर्गेनिक रिएक्शन जो आपने देखे हैं। तो सबसे फेमस रिएक्शन है हैब्रा प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाता है, इसमें आयरन कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है। इसी तरह कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें SO2O2 के साथ मिलकर SO3 बनाता है, इसमें V2O5 वेनेडियम का कंपाउंड है, या प्लेटिनम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। तो आपने कैटलिस्ट रिएक्शन के याद रखते हैं। KClO3 की डिकम्पोजिशन जिससे ऑक्सीजन बनती है और KCl बनता है, इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है। ये रिएक्शन आपकी बुक में नहीं है लेकिन बहुत फेमस रिएक्शन है कैटालाइटिक कन्वर्टर का। ये जो कार एग्जॉस्ट होता है इसमें ना नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है NO, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस पोल्यूटेंट है। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर जिसमें प्लेटिनम या रोडियम हो सकती है, ये एयर की मौजूदगी में इन कंपोनेंट को नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर देता है, जो कि लेस हार्मफुल है। तो इससे पोल्यूशन में कमी वाक़ होती है। इसी तरह आपने फॉर्मेशन ऑफ वाटर में देखा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है प्लेटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में। ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये ट्रांजिशन मेटल्स और इनके कंपाउंड बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन आपने देखा, जिससे अल्केन बनते हैं निकल, प्लेटिनम या प्लेटिनम की मौजूदगी में होता है। अल्कीन की पॉलीमराइजेशन आपने देखी जिससे पॉलीथीन बनती है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राईथाइल एल्यूमिनियम की मौजूदगी में होता है। तो टाइटेनियम ये ट्रांजिशन मेटल है जिसका कंपाउंड आप यूज़ करते हैं। कीटोन से अल्केन की प्रिपरेशन में ये क्लेम्सन रिडक्शन के नाम से रिएक्शन है जिसमें जिंक अमलगम और एसिल यूज़ होते हैं। तो जिंक अमलगम ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, जिसमें आप अल्कोहल बनाते हैं, फिर एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये कॉपर कैटलिस्ट की मौजूदगी में 400 से 400 डिग्री पे होता है, 200 ATM प्रेशर पे। आपने अल्कीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा था, ऑक्सीडेशन के नाम से Ag2O की मौजूदगी में होता है, जिसमें इपोक्साइड बना था। अल्काइन का वाटर के साथ रिएक्शन हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में होता है। तो मर्करी भी ट्रांजिशन मेटल है, तो मर्क्यूरिक सल्फेट ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड है। अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन भी कॉपर क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में होती है। तो कॉपर जो है ट्रांजिशन मेटल है, तो कॉपर क्लोराइड ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड है। तो स्टूडेंट, हम डिफरेंट रिएक्शन का जायज़ा ले रहे हैं जो हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक में पढ़े हैं कि उनमें कौन से ट्रांजिशन मेटल या उनके कंपाउंड कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। तो आपने रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, अल्काइन से बेंजीन बनती है। अल्काइन की पॉलीमराइजेशन होती है एसिटिलीन की और इससे बेंजीन बनती है। ये या तो ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा या कॉपर ट्यूब की मौजूदगी में। कॉपर भी ट्रांजिशन मेटल है, और जो ऑर्गेनो निकल में निकल होगा ये भी ट्रांजिशन मेटल है। एन हेक्सेन से बेंजीन प्रिपेयर होती है और इसमें आप Cr2O3 Al2O3 यूज़ करते हैं SiO2 की मौजूदगी में। जो क्रोमियम है Cr2O3 में ट्रांजिशन मेटल है। बेंजीन की हेलोजिनेशन आपने पढ़ी है, आपके सिलेबस में भी शामिल है MCAT के। इसमें FeCl3 कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो सकता है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में। तो FeCl3 ट्रांजिशन मेटल आयरन का कंपाउंड है। बेंजीन की ऑक्सीडेशन जो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन आपके बेंजीन वाले चैप्टर में मौजूद है कि बेंजीन की ऑक्सीडेशन V2O5 की मौजूदगी में होती है। तो V2O5 ट्रांजिशन मेटल वेनेडियम का कंपाउंड है। आपने अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ा है, HCl के साथ ZnCl2 की मौजूदगी में होता है। तो ये जो लुकास टेस्ट के नाम से आपने पढ़ा हुआ है, इसमें ZnCl2 ट्रांजिशन मेटल जिंक का कंपाउंड है। आपने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ी है चैप्टर 12 में, उसमें मेथानॉल से आप फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं और इसकी 2 कंडीशन है, या तो इंडस्ट्रियल है या लेबॉर्ट्री है। लेबॉर्ट्री में प्लेटिनम एस्बेस्टॉस यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के तौर पे, तो प्लेटिनम ट्रांजिशन मेटल है। और इंडस्ट्री में आप आयरन ऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, ये भी ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड है। इसी तरह आपने इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ एसिटल्डिहाइड पढ़ा है, जिसमें आप अल्कीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं प्लेटिनम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड की मौजूदगी में, जिसमें प्लेटिनम क्लोराइड कैटलिस्ट है और कॉपर क्लोराइड उसका प्रोमोटर है। ये दोनों कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड हैं।
तो आपने देखा बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल हैं जिसमें ट्रांजिशन मेटल या उनके कंपाउंड कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। अब इसमें से कभी क्वेश्चन जो बन सकता है वो यही बनेगा कि आपको गिवन रिएक्शन दिया जाएगा कि इस रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन सा है, तो आपने कैटलिस्ट याद करना है कि हर गिवन रिएक्शन में कौन से कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं।